हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 22 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ के पेपर का सलूशन हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो उस क्रम में पहला क्वेश्चन है 31 वाला कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को तथा 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकड़ बचते हैं तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको ऐसे इस तरह से करेंगे कि टोटल उसके पास कंकड़ों की संख्या माना यक्स था। यक्स में से उसने जो है कि यक्स/5 भाग दे दिया है ग्रुप ए को। फिर इसी यक्स का 1/4 भाग ग्रुप बी को तथा इसी यक्स का 1/3 भाग ग्रुप सी को दे दिया। उसके पास टोटल कुल 26 कंकड़ बचते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम 60 आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से यक्स माइनस 60 टोटल एलसीएम हो गया। 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 12 यक्स प्लस 4 का भाग देंगे तो 15 यक्स। और ऊपर आपका फिर आएगा 5 से भाग देंगे तो फिर 20 यक्स, यहाँ फिर 3 से भाग देंगे तो 30 यक्स। तो फ्रेंड्स, टोटल ऊपर आपका हो जाएगा यक्स माइनस 47/60 बराबर आपके 26 कंकड़ बचे हुए हैं। यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 यक्स, ये पूरे के बटे हो जाएगा। ऊपर टोटल आपका बचेगा 60 यक्स में से 47 यक्स माइनस करेंगे तो यहाँ से 13 यक्स अपॉन 60 बराबर 26। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 60 का इधर जाके गुणा हो जाएगा तो टोटल आपके कंकड़ों की संख्या 120 हो जाएगी। 60 दूनी 120। तो फ्रेंड्स, टोटल आपके कंकड़ों की संख्या 120। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है। फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्न में से क्या नहीं पढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षिका है यहाँ पे वो संख्याओं की तुलना पढ़ा सकती है, अंदर बाहर की जानकारी दे सकती है, स्थानीय समझ की जानकारी दे सकती है, लेकिन वह आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा रही है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा रही है। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 708 में कितने दहाई हैं, कितने 10 हैं। तो 708 में कुल 70 10 हैं। 708 में कुल टोटल 70 10 हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि 6 अंकों की एक संख्या में पहले आपका यहाँ पे कितने अंक है, 6 अंक हैं। इस तरीके से कुछ 6 अंक हैं। तो 6 अंकों की कुल संख्या में हजार के स्थान पर अंक 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे 4 है। दहाई के अंक पर जो अंक है वो हजार के अंक का 2 गुना है। तो जो दहाई पर अंक है वो इसका कितना है, 2 गुना है। तो ये 4 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैकड़े के स्थान का अंक हजार के स्थान के अंक का आधा है। इसका आधा कौन है, सैकड़ा वाला। और उसके आगे दिया है कि इसका आधा आपका इकाई वाला है। तो टोटल 4281 हमारा संख्या मिल चुका है। अब इसके आगे प्रश्न क्या है, इसके आगे का प्रश्न है कि 10,000 के स्थान का अंक हजार और सैकड़े के स्थान के अंकों का योग है। तो फ्रेंड्स, टोटल हमारा आया था 4281। इसमें जो 10,000 का भी 2 डिजिट और हमें फिल करना है। तो 10,000 के अंक का स्थान जो है वो हजार और सैकड़े, तो हजार और सैकड़े के अंकों का योग है, मतलब यहाँ पे 6 रहेगा। और जो लास्ट लाख के स्थान का अंक है वो 10,000 के अंक का आधा है, मतलब इसका आधा यहाँ पे है। तो 36 42 81 जिस ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट है। इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है 36 42 81 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह दो दो के समूह में आम लगाता है।
2-2 के समूह में आम लगाता है तो 1 आम शेष बचता है। 2 के समूह में लगाता है तो 1 आम शेष बचता है। जब वह 3 के समूह में लगाता है तब भी 1 आम शेष बचता है और फिर जब वह 7 के समूह में लगाता है तब भी 1 आम शेष बचता है। इस प्रकार 2 हम टोटल कर सकते हैं कि और लास्ट में उसने कहा है कि वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम शेष बचेंगे? तो पहले हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास कितने आम हैं। तो 2 के लगाया तो 1 बचा, 3 के लगाया तब भी 1 आम शेष बचा, 7 के लगाया तब भी 1 आम शेष बचा। तो सीधे अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास टोटल कितनी आमें थी। तो 3 दूना 6 7 42, 42 आम और 1 शेष बच रहा है। इसका मतलब उसके पास टोटल कितने आम थे? 43 आम उसके पास टोटल था। और अब वह कह रहा है कि इन 43 आमों को यदि वो 5-5 के ग्रुप में लगाता है तो कितने आम शेष बचेंगे? तो 43 में 5 से भाग दे दीजिए, 8 5 40, तो 3 आम यहाँ पे शेष बचेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है कि 3 आम यहाँ पे शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुक्रम को फॉलो करते हुए रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से किया है कि 0 में 1 जोड़ा, 1 प्राप्त हुआ, 1 में 1 जोड़ा तो 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिला, फिर 3 2 5, फिर 5 8 5 13, फिर 13 8 21, 21 और 13 24, 34, 34 में इतना जोड़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। इसी क्रम को फॉलो करते हुए आपका आंसर 55 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। 8 गाय है और एक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है तो एक दिन में टोटल कितने लीटर दूध का उत्पादन होगा? तो 16 लीटर दूध एक दिन में प्राप्त होगा। और 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। 1 लीटर दूध की वैल्यू 15 रुपये है तो 16 लीटर दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 लीटर दूध की वैल्यू आपका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 रुपये हो जाएगी, 240 रुपये। उसने कहा है कि यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो टोटल जून के महीने में दिन कितना होता है? तो जून के माह में टोटल 30 दिन होता है और एक दिन में वो 240 रुपया कमाता है तो 30 दिन में वो कितना रुपया कमाएगा? तो 24 तियाँ 72, 30 दिन में वो 7200 रुपये कमाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो दूसरा वाला है बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि 7200 रुपये वो कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। तो यहाँ से एक आयत बनाया जाता है 86 सेंटीमीटर को मोड़कर। तो आयत का जो इस आयत को अगर हम बनाएंगे तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मतलब 2l प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है? 86। तो यहाँ से यल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2l प्लस बी बराबर 86। तो 2 से इसको काट देंगे तो 4 और इसको काटेंगे तो 3। तो यहाँ से यल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 43। और उसके आगे दिया है कि जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है। अगर टोटल 43 सेंटीमीटर है और ये 26 सेंटीमीटर है, ये जो 26 सेंटीमीटर है तो फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई की भुजा 31 सेंटीमीटर है। एक है 26 सेंटीमीटर और दूसरी आयत बनाई जाती है जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। तो इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी चौड़ाई जो है 17 सेंटीमीटर। तो दोनों आयतों की चौड़ाई में कितना अंतर है? तो 17 में से 5 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों आयतों में जो उनके दोनों आयतों की चौड़ाई है उनमें 5 सेंटीमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुएं के कोनों का अवलोकन करने के लिए कहा जैसे कॉपी, मेज, श्यामपट्ट। इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है। इस गतिविधि के द्वारा जो शिक्षिका है वो चर्चा कर रही है समकोण की। ए वाला ऑप्शन सही है कि वो समकोण की चर्चा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रघु सुबह 9:10 पे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। आधा रास्ते पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर भूल गया, तो वह वापस आ जाता है और कॉपी ले लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? तो डेली वो 9:10 पर निकलता है। यदि कोई 9:10 पे निकलेगा और 20 मिनट उसको स्कूल पहुंचने में टाइम लगेगा, तो वो रोज के हिसाब से 9:30 पर स्कूल पहुंचना चाहिए। लेकिन आज वो अपनी कॉपी भूल गया, मतलब 9:10 पे निकला और 10 मिनट वो चला, 9:20 तक वो पहुंचा और कॉपी भूल गया, जबकि उसे 9:30 तक जाना था। फिर वो यहाँ से रिटर्न आता है तो इसको 10 मिनट और वापस आने में लगेगा। 9:30 यहाँ हो गया। फिर जब वो इधर जाएगा तो 10 मिनट इधर और 10 मिनट इधर, टोटल उसको 20 मिनट और समय लगेगा, तो ये 9:50 हो जाएगा। तो स्कूल पहुंचने में उसको 9:50 हो जाएगा। तो जब 9:50 का समय होता है तो मिनट वाली सुई जो है वो आपकी किस अंक पे रहती है? तो 9:50 में मिनट वाली सुई 10 अंक पे रहती है। ये आपका 9 है, ये अब 9:50 अगर हो रहा है तो मिनट वाली सुई जो है वो 10वें अंक पे रहती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि गणेश और डिम्गा 4000 घन की एक भुजा, एक 4000 घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, को अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 गुणे 10 गुणे 6 तथा 15 9 10, फिर तीसरा है कि 11 11 11 10 और चौथा है 6 4 10 आयाम वाले 4 अलग अलग बक्से ABCD लेते हैं। तो बक्से ABCD में क्रमशः कितने घन सेंटीमीटर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो ये आपका दिया है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम 20 10 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छक्का 120 और 120 में 10 का गुणा करेंगे तो टोटल 1200। ए वाले में 1200 ऑप्शन में चेक करते हैं कि 1200 किस में है। 1200 सी में भी है, 1200 डी में भी है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि बक्से बी में कितना है। ये तो हमारा ए वाला इतना था, बी वाले में है 15 9 और 10। तो 15 9 10, 15 9 135, 135 में 10 का गुणा करेंगे तो 1350। बी वाले में 1350 और ए वाले में 1200। इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट है कि ए बक्से में 1200 और बी बक्से में 1350। बाकी आपके दूसरा, तीसरा और चौथा बॉक्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका यहाँ पे आंसर मिल गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? तो टोटल उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर है। और 500 लीटर को अगर हम लीटर में 500 लीटर को मिलीलीटर में बदले तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बॉक्स में, एक बर्तन में 250 ml है तो 250 ml का भाग दे दीजिए, टोटल बर्तनों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ से इसको कटाएंगे, 250 से 4 बार कटेगा और 500 गुणे 4 बराबर 2000। यहाँ से 2000। नेक्स्ट है कि एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिनमें से 2 पद लुप्त हैं। 2 पद लुप्त हैं, सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखते हैं। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़े 4, फिर 2 जोड़े 6, फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। आपका इसमें सी वाले में और डी वाले में 8 है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे वाले में फिर दूसरा पैटर्न फॉलो करेगा। 0 में 2 जोड़े तो आया इतना 2, फिर 2 में 4 जोड़े तो 6, फिर 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 में 12 जोड़ेंगे तो फिर 20। तो इस हिसाब से जो सी वाला है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए और माध्यिका इसको आरोही क्रम में दशमलव में भाग देके आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर जो मिडिल वाली 5 अंक है तो माध्यिका बीच वाली होती है। आरोही क्रम में करने के बाद 1 2 3 4 5
किनारे किनारे व 2 वालों को काट दीजिए, जो बीच में आएगी वही आपकी माध्यिका होगी। लेकिन सबसे पहले उसको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। पसंद करने वाले बच्चों की कक्षा में कुल संख्या क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने विद्यार्थियों को दूध पसंद है। तो टोटल यहाँ पे अगर इसका सरल अनुपात करेंगे तो टोटल यहाँ पे अगर इसका सरल अनुपात हम कर देंगे 1/2 का और एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। यहाँ से ये 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 6, 4, 2। तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा है कि दूध पीने वालों विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। दूध पीने वालों की संख्या 1/6 है और टोटल एलसीएम हमारा अगर 160 है, 60 है तो 1/6 गुणे 60 काट देंगे, 10 विद्यार्थियों को दूध पीना पसंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए आयत की पहचान करने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हीले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन के लिए उपयुक्त है। यदि कोई विद्यार्थी 10 ग्राम में दिए गए चित्रों की पहचान करने के लिए किसी विद्यार्थी से कहता है तो उसमें जो है वेन हीले का कौन सा वो लागू हो रहा है उसमें कि वो बच्चा जो है वेन हीले के किस स्तर में है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो वो बच्चा इस समय वेन हीले के आकृतियों को पहचानने के स्तर में है, आकृतियों की पहचान करने के स्तर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। जो खेल होती हैं, जो पहेलियाँ होती हैं, वो किसको बढ़ावा देती हैं, तो यहाँ पे वो संकलनात्मक समझ को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसा कि डिन्स द्वारा दिया गया है। डिन्स द्वारा जो दिया गया है वो आपका कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट करता है, तो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान डिन्स के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, फिर परिवर्तित सिद्धांत, गणितीय प्रवृत्ति सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी जो है वो डिन्स के अकॉर्डिंग राइट है। नेक्स्ट है 49 कि इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा को किस ओर बढ़ाना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है या नहीं, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होते हैं। एक शिक्षक के नाते इस्माइल किस रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस्माइल है वो आपके एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें कि मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्र कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधार सम्मिलित करना है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दिया। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे जो ज्यामिति की आकृतियों का वर्गीकरण करने के लिए जो दिया गया है, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो रूब्रिक है। रूब्रिक्स के माध्यम से आकलन तकनीक सबसे बेस्ट होता है आकृतियों की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट वर्णन करता है। तो ऑप्शन है कि इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कि यह गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय देने में सहायक होते हैं। तो जो ये आपका पाठ्यचर्या में शाब्दिक जो जोड़ा जाता है वो गणित को स्कूल के बाहरी के संसारिक जीवन से जोड़ता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52।
अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? तो अल्पवयस्कों के लिए वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाकी संगति जो है वो सबसे बेस्ट होता है संकल्पना का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है? प्राइमरी लेवल पे अवधारणा का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो जटिल से सरल नहीं बल्कि सरल से जटिल होता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। हस्त हस्त कौशल सामग्री जिसे मैनिपुलेटिव कहते हैं का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है या फिर वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। तो बिल्कुल जो हस्त कौशल सामग्री होता है वो शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। कक्षा 2 के छात्र ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से दिया कि मैं जमा करूं या घटाऊं। उसका इस प्रकार से अगर वो प्रश्न का उत्तर देता है तो एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऑप्शन है कि छात्र को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करे, छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है। आप कभी भी छात्र को डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका ये उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट है स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के लिए पुनः समूहीकरण के माध्य से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल बनाना। तो जो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है एक चिंतनशील गणितीय अध्यापक के नाते आप स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्य से योग की अवधारणा को छात्र के सामने सरल करने का कोशिश करेंगे। तो सी जो है वो यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? समाकलित उपागम का एकीकृत होना, इसका क्या अर्थ है? तो पहला है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि गणित को कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभव के साथ एकीकृत होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा जिसमें भी सही है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणित को अन्य विषयों के साथ पर्यावरण अध्ययन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए या फिर गणित उच्च स्तरीय के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है गणित उपागम वो आपका पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कैलकुलस के साथ उपयोग में आसान पैकेज में आता है? तो ये जो है जियोजेब्रा इन सभी चीज़ों के लिए सबसे उपयुक्त है। उपयोग में आसान पैकेज में आपके जियोजेब्रा आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 की 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ने के लिए कौन से क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होते हैं? भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाकी संगति का उपयोग करना। भिन्न भिन्न पदार्थ देना, तो बिल्कुल हम अगर भिन्न भिन्न पदार्थ देंगे और एक एक संगति का उपयोग करवाएंगे तो 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि होती है। नेक्स्ट है कि दी गई संख्या के आधार से संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। जी बिल्कुल। मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्याओं को क्रम में दोहराना और इन्हें स्मरण करना, ये वाला जो है वो निगेटिव है। पहला और दूसरा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का दो छात्र ने निम्न प्रकार उत्तर दिया। एक ने कुछ इस प्रकार उत्तर दिया और दूसरे ने इस प्रकार के उत्तर दिया। तो दिए गए संदर्भ के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अध्यापिका है
वो दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं के कलन विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है। पहले ने औपचारिक रूप से तथा दूसरे ने अनौपचारिक कलन विधि गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंग है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे कि सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का प्रबंध हो जाए। यहाँ पे वो कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर लाती हैं, कुछ बच्चों के लिए प्रतिमान लाती हैं, कुछ बच्चों के लिए चित्रों की आकृतियों का प्रक्षेपण करती हैं। इस प्रकार से वो सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध कर सकती हैं, प्रबंध करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो डी है वो आपका राइट है। इस प्रकार 22 दिसंबर 2021 को आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ का क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पेपर 1 का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पैडालॉजी का भी डिस्कस किया, बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन थे उसको भी हमने सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स इसी तरह डेली एक एक सेट हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।